कल के क्लास में क्या पढ़े थे? बोलो। टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे, है ना? चलो, तो टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ लिए थे, तो आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं उसी से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। यानी कंपनी के कुछ और क्लासिफिकेशन जान लो, कुछ और प्रकार जान लो। मेनली तो हमें वही जानना था लिमिटेशन के बारे में, कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स दिए हुए थे, जिसमें 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दिया हुआ था। मुख्यतः हमें वही जानना था। बट आओ जरा कुछ और कंपनियों के बारे में सीखते हैं। कुछ और क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है इन कंपनियों के बारे में। आइए सीखते हैं कुछ और क्लासिफिकेशन। कुछ और प्रकार की कंपनियों का स्ट्रक्चर बनाया गया है हमारे देश में, भारत में। आइए वो कौन कौन सी कंपनियां पाई जाती हैं जरा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जरा देखिए, लिखा है सबसे पहले हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था, अलग अलग आधार पर अलग अलग कंपनियों को बांटा गया है। तो कल भी आप लोगों ने अलग अलग आधार पे अलग अलग कंपनियों को बांटा था। ठीक उसी प्रकार से आज भी अलग अलग आधार पे कुछ और कंपनियों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहां पर? ऑन द बेसिस ऑफ, चलो ध्यान दो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे, यानी कि मालिकाना हक के आधार पे कंपनियों को बांटा गया है। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, मतलब राष्ट्रीयता के आधार पे। नेशनैलिटी देख रहे हो? नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता। अरे नेशनल मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है, तो नेशनैलिटी का मतलब राष्ट्रीयता। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता के आधार पे कुछ कंपनियों को बांटा गया है। और फिर कुछ कंपनियों का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है जरा देखेंगे। तो कुछ कंपनियों के बारे में कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कुछ कंपनियों को कंट्रोल के आधार पे, यानी कितना कौन कंपनी किसको कंट्रोल करता है, या तो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहे तो वोटिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का मतलब यह है कि सर कंट्रोल के आधार पे हम लोग कंपनियों को कुछ बांटेंगे। और फिर एक लास्ट आधार आपका यहां पर है, जिसको कहेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी आकार के आधार पे। किसके आधार पे? आकार, साइज, यानी छोटा कंपनी है कि बड़ा कंपनी है, उसके आधार पे कंपनियों को भी बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से आधार पे कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप का। ऑनरशिप का मतलब जानते हो ना? ऑनर का मतलब होता है मालिक, और ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक। तो मालिकाना हक के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां कहा जाता है कि कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की कंपनियां होंगी आइए जानते हैं। तो पहले वाले कंपनी को हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी। और दूसरा कंपनी हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये दो प्रकार की कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं ऑनरशिप के आधार पे। मतलब ये हुआ कि सर मालिकाना हक की अगर हम बात करें तो मालिकाना हक के आधार पे कंपनियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। और दूसरी ऐसी कंपनी जिसका मालिकाना हक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अब ये मालिकाना हक जब बात करते हैं कि सर ये गवर्नमेंट कंपनी, कब कहेंगे किसी कंपनी को कि ये गवर्नमेंट कंपनी है? तो आइए एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है सर, चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले ये पूरा बता देते हैं कि कौन कौन से बेसिस पे कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, और फिर आप लोगों को हम
एक एक करके सबके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, पहला गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता के आधार पर भी कंपनियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहले कंपनी को कहेंगे इंडियन कंपनी यानी भारतीय कंपनी, है कि नहीं? जो अपने देश की कंपनी हो इंडियन है, बोलो। तो इंडियन कंपनी, और जो बाहर देश की होगी यानी भारत के बाहर की होगी उसको कहेंगे फॉरेन कंपनी। तो ये दो प्रकार की कंपनियां हो गई आपका नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता के आधार पर भी। आया क्या बात समझ में? बोलो ना। तो नेशनैलिटी के आधार पर भी कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में भी हम लोग कंपनियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं होल्डिंग कंपनी, एक को कहते हैं होल्डिंग कंपनी, तो दूसरे वाले को कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी, एक को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी तो दूसरे को सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। आइए जानते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी क्या होता है और फिर सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। ठीक है सर, इनके बारे में भी मतलब हम लोग जानेंगे। कंट्रोल के आधार पे दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। वैसे तो किताबों में दो ही प्रकार की दी रहती हैं, बट हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते हैं तीन प्रकार की कंपनी। एक हम ये भी पढ़ाते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और एक पढ़ाते हैं हम आप लोगों को एसोसिएटेड कंपनी। एक ये भी कंपनी हम पढ़ाते हैं। सबके बारे में बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में बताएंगे, ये किताब में नहीं दिया है, इसके बारे में भी आप लोगों को हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे यानी आकार के आधार पे कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो अगेन फिर से आकार के आधार पर भी कंपनियां दो प्रकार की होती है। एक बोलते हैं स्मॉल कंपनी और दूसरे वाले को बोलते हैं लार्ज कंपनी। आया बात समझ में? बोलो ना। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? लार्ज कंपनी। तो दो प्रकार की कंपनियां आपकी यहां भी होती हैं, एक स्मॉल कंपनी और दूसरा लार्ज कंपनी। ये दो प्रकार की कंपनियां होती हैं। आया बात समझ में सर? तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है यानी ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पे कुछ और कंपनियों को देश में बनाया गया है। आइए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं कि कौन सी कंपनी क्या कैसी होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गवर्नमेंट कंपनी से। ठीक है सर, तो आइए गवर्नमेंट कंपनी के बारे में जानना शुरू करते हैं। कोई डाउट किसी को? सबसे पहला आपको हम बताते हैं कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी सर? ऐसी कंपनी जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसको कहेंगे कि ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है? सरकार का अर्थ आप लोग समझते क्या है? क्या होती है ये सरकार? मोदी जी सरकार है? मोदी सरकार का मतलब बदलते रहता है क्या हमेशा? नहीं सर, अरे किसी व्यक्ति विशेष को सरकार थोड़ी कहते हैं। अनपढ़ गवार की तरह बात करते हो, मोदी जी को सरकार कह रहे हो। किसी व्यक्ति विशेष को सरकार कहेंगे, अगले चुनाव में हम प्रधानमंत्री बन गए तब हमको सरकार कहने लगोगे। एगो बात कह रहे हैं समझने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को सरकार नहीं कहा जाता है सर। सरकार एक व्यवस्था का नाम है जो देश को चलाने के लिए बनाई गई है देश में। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब यह है कि उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर कोई कंपनियां चलाई जाती हैं या उन किसी कंपनियों पर उस व्यवस्था का कंट्रोल है, सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका अगर कंट्रोल है, उसका ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, तो फिर उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। रही बात गवर्नमेंट जो व्यवस्था है उसकी, तो गवर्नमेंट शब्द में केवल गवर्नमेंट जो शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहेंगे जैसा कि मैंने बताया, बल्कि सरकार शब्द जो है उसको कहेंगे हम लोग
मतलब सरकार ही बोलेंगे, किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखेंगे। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे या स्टेट गवर्नमेंट भी तो हो सकता है। अरे राज्य सरकार भी तो होता है ना, एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए और राज्य सरकार हर राज्य के लिए। आया बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है सर? तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसे कंपनी को बोलते हैं जिनमें ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे पढ़ रहे हैं ना, तो जिसमें ऑनरशिप यानी मालिकाना हक गवर्नमेंट का हो। तो आओ जरा इसको लिख करके देखते हैं कैसे, कितना हो और कैसा हो। तो कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिसमें गवर्नमेंट का ऑनरशिप, गवर्नमेंट का ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, ऑनरशिप यानी मालिकाना हक कितना हो? तो कहता है एटलीस्ट, कम से कम 51%। गवर्नमेंट का ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, देख रहे हो, गवर्नमेंट यानी सरकार का मालिकाना हक कम से कम कितना परसेंट हो? 51% हो सर, 51%, 50% नहीं बोले हम कि 50% से ज्यादा हो, ऐसा नहीं बोले हैं। कम से कम 51% हो का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी कंपनी में 50% से ज्यादा ऑनरशिप है गवर्नमेंट का, जैसे 50-50.5% मान लो, 50.5% मालिकाना हक गवर्नमेंट का, तो क्या उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? नहीं कहेंगे सर, क्योंकि वो 51% नहीं है। कम से कम 51% होना चाहिए, एटलीस्ट लिखे हैं, गौर से देखना। 50-50.5% है, 50% है, नहीं कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी उसको। 50.8%, 50.9% है, 50.99% है, तो भी नहीं कहेंगे सर। 51% कम से कम होना चाहिए। 51 से ऊपर जितना हो सकता है 100% तक उतना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक समझ गए? कम से कम 51 के ऊपर जितना हो सकता है उतना ठीक है। उस तरह के कंपनी को हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अब यहां पर सरकार का ओनरशिप हो, सरकार का मालिकाना हक हो, तो ये मालिकाना हक में क्या आता है सर? मालिकाना हक में क्या आता है सर? तो मालिकाना हक में दो चीजें आती हैं। एक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग शेयर्स, और दूसरा आता है वोटिंग पावर। शेयर्स और वोटिंग पावर, ये शेयर्स और वोटिंग पावर में से कोई भी एक, या तो शेयर्स या तो वोटिंग पावर या दोनों ही, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में 51% है उस कंपनी का, तो ऐसी कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। समझ गए बात? 51% कम से कम अगर है, 51 से ज्यादा जितना भी हो सकता है अच्छी बात है। सरकार का अगर ऑनरशिप यानी मालिकाना हक है, मतलब शेयर्स उसके कंट्रोल में है, या वोटिंग पावर जो है, वोटिंग पावर मतलब वोट करने की पावर, वोट करने की पावर। आइए जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग इलेक्शन में वोट देते होगे, है ना? अभी उम्र नहीं हुआ है, छोटे बच्चे हैं हम अभी सर। कोई बात नहीं, हो जाएंगे 18 साल के, आएगा उसका भी समय। 18 साल के हो जाएंगे तो वोट देने लगेंगे। तो मान लीजिए कि वोट देने का, अच्छा बहुत लोग वोट देते हैं ना जी, सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, मुखिया, सरपंच, विधायक, एमपी, है ना? बहुत तरह तरह के चुनाव होते हैं, तरह तरह की वोटिंग्स होती हैं अलग अलग जगहों पर। आप लोग वोट देते हो, इलेक्शन, उसको इलेक्शन कहते हैं। सर यहां भी क्या इलेक्शन होता है क्या? कंपनियों में वोटिंग पावर की बात हो रही है, कंपनियों में शेयर की बात हो रही है। तो क्या कंपनी में शेयर तो समझ में आता है सर, कंपनी में इलेक्शन होता है क्या कि वोट देना पड़ता है? कंपनी में इलेक्शन होता है क्या कि वोटिंग पावर चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं सर, इलेक्शन नहीं होता है।
यहाँ वोटिंग पावर का श्रेय इलेक्शन को नहीं जाता है, बल्कि यहाँ वोटिंग पावर आपको बताया जाता है किसी निर्णय से संबंधित अपना पक्ष रखने से, कि अगर किसी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, किसी बात पर डिसीजन लेना है, तो नहीं पूछा जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं या कितने लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। तो कहता है कि ये पक्ष वाली जो बात है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, या किसी भी बात से संबंधित अगर निर्णय लेना है तो लोग पूछते हैं कि कितने प्रतिशत लोग कंपनी में इसके पक्ष में हैं और कितने प्रतिशत लोग जो हैं इसके पक्ष में नहीं हैं। तो जो कितने प्रतिशत लोगों की बात हो रही है जो पक्ष में हैं और कितने प्रतिशत लोग नहीं हैं, उसी को कहते हैं कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं, मतलब हम या तो हाँ कह रहे हैं या तो ना कह रहे हैं। तो ये कहने का जो अधिकार है किसी निर्णय को, कोई डिसीजन को लेने के लिए, जो हाँ या ना कहने की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये डिसीजन मेकिंग पावर को ही बोलते हैं वोटिंग पावर। और वो कम से कम गवर्नमेंट के पास कितना होना चाहिए? 51% होना चाहिए। या तो दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, या तो वोटिंग पावर या तो शेयर कैपिटल। समझ गए बात? दोनों में से कोई भी एक 51% कम से कम रहेगा तो ऐसी कंपनी को कौन सी कंपनी कहेंगे? गवर्नमेंट कहेंगे। अगर वो गवर्नमेंट के ऑनरशिप में है, गवर्नमेंट के यानी सरकार के मालिकाना हक में है, तो वो सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। समझ गए बात? सर ये सरकार जो शब्द है, ये सरकार को भी जरा सा देख लीजिए। सरकार में केवल मोदी जी नहीं आते हैं, और सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं आता है। सरकार एक व्यवस्था का नाम है और जिसके अंतर्गत दो तरह के लोग आते हैं, दो तरह के संस्था आती है या व्यवस्था कह लीजिए उसको। एक को बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और दूसरे वाले को कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए बात? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कहता है, जरा गौर से सुनना, या तो अकेले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या शेयर्स है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। मैंने कहा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर दूसरी बात, केवल स्टेट गवर्नमेंट का 51% या उससे अधिक हो तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला के अगर 51% हो या उससे ज्यादा हो तो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑनरशिप हो सकता है 51% या उससे ज्यादा, तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। उसके बाद केवल एक से अधिक राज्य यानी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑनरशिप हो सकता है। एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑनरशिप मिला करके, माने 2, 4, 5, 10 स्टेट गवर्नमेंट मिला करके कोई कंपनी चलाते हैं, या कोई कंपनी चलती है जिसमें उन 2, 4, 5 स्टेट का ऑनरशिप जो है वो 51% या उससे ज्यादा है, उन सबका मिला करके, तो भी वो कंपनी कैसी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। मतलब राज्य चाहे केवल एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के साथ मिलके हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट एक से अधिक राज्य के साथ मिलके हो, या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला हो, जिस भी परिस्थिति में गवर्नमेंट 51% से अधिक, चाहे वो राज्य, चाहे केंद्र, या चाहे आपस में मिलकर के, मैंने सारे केस बता दिए, 51% या उससे ज्यादा शेयर्स या वोटिंग पावर अपने पास रखते हैं अगर किसी कंपनी का, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। आया बात समझ में? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? कोई दिक्कत? बोलो ना, आ गया समझ में गवर्नमेंट कंपनी? दूसरा है इसमें नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल। ये देखो यहां पर जो हम बताए थे कि एटलीस्ट 51%, माने कम से कम 51% होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 100% तक हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन दूसरा है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब ये कौन सी कंपनी होती है? तो जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है। सिंपल। जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट है। मतलब सर आइए उसको भी जरा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मतलब वो कंपनी
जिसमें गवर्नमेंट का यानी सरकार का ऑनरशिप 51% से कम हो या ना हो। सर, किसी कंपनी में गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप यानी मालिकाना हक है हो सकता है 30%, 40%, 50% तक का हो, तो उस कंपनी को कैसी कंपनी कहेंगे? गवर्नमेंट का ऑनरशिप है उस कंपनी में, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगा, क्योंकि 51% से ज्यादा नहीं है ना। लॉजिक समझ रहे हो? क्योंकि वो 51% से ज्यादा नहीं है, 51% से कम है, इसलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। या तो कोई ऑनरशिप यानी कोई भी मालिकाना हक ना हो गवर्नमेंट का, 1% ना हो, या अगर हो भी तो 51% से कम हो, तो ऐसी कंपनी को नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर हो गया बात? अरे एक सब में से किसी एक के बारे में पढ़ोगे, दूसरा अपने से हो जाएगा उसके साथ। समझ गए बात? तो गवर्नमेंट कंपनी पढ़ लिए तो नॉन गवर्नमेंट समझ गए, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना भाई। जो गवर्नमेंट नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कौन सा नहीं है? ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का ऑनरशिप 51% से कम हो या ना हो, तो ऐसी कंपनी को हम लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से है। वो केवल अकेले अकेले भी हो सकते हैं, या एक साथ मिलकर के भी हो सकते हैं, या ढेर सारे राज्य सरकार एक साथ समूह में भी हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में 51% या उससे अधिक अगर शेयरिंग होगा, तो फिर 51% या उससे अधिक ऑनरशिप होगा तो गवर्नमेंट कहलाएगा, और उससे कम होगा या नहीं होगा तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। कोई डाउट? मैं उम्मीद करूं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप खत्म हो गया। बोलो, इसको लिख लो अच्छे से। चलिए एक काम करते हैं, दूसरा वाला हम इधर शुरू कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी तीसरा नंबर लिखेंगे ना यहाँ पर, पॉइंट दे, थर्ड नंबर। पहला था गवर्नमेंट, दूसरा था नॉन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ नॉन गवर्नमेंट हो गया। तीसरा नंबर कौन सा? इंडियन कंपनी। जरा देखो, इंडियन कंपनी कैसी कंपनी को कहेंगे? जो इंडिया का हो, इसको इंडियन कंपनी कहेंगे, है ना? जरा सुनो और अच्छे से सुनो। इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी यानी भारतीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में क्या हो? रजिस्टर्ड हो। ऐसी कंपनी को हम लोग इंडियन कंपनी कहते हैं। सिंपल सी बात। रही बात इनके बिजनेस करने की, तो सर ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो अगर हुए हैं, उसके बाद ये बिजनेस कहीं भी करे इनको फर्क नहीं पड़ता है। ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी ये बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इंडिया में ही बिजनेस करे तो इंडियन कंपनी कहलाएगा। सर आप बातों को समझने का प्रयास कीजिए। इंडिया में काम करेगा तो इंडियन है, विदेश में काम करेगा तो विदेशी है, ऐसा नहीं होता है। कहें आपकी इंडिया की कंपनियां बाहर काम नहीं करती हैं क्या? उनको विदेशी कंपनी कहिएगा? इंडियन कंपनी कहिएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहां रजिस्ट्रेशन की बात है सर। अगर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्ट्रेशन है तो इंडियन कंपनी है। अब उसका जो बिजनेस है, उस कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस वो हो सकता है, हो सकता है मे बी आउटसाइड, मे बी आउटसाइड इंडिया हो सकता है। समझ गए बात?
मे बी आउटसाइड इंडिया। अरे इंडिया में तो, अरे इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडिया में तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है इंडिया के बाहर भी उसका बिजनेस हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी कंपनी को कौन सी कंपनी कहेंगे? इंडियन कंपनी कहेंगे। कोई डाउट किसी को? बोलो, समझ में आया क्या? और दूसरी बात, उसके बाद वाला कौन सा कंपनी है? फॉरेन कंपनी। अब ये फॉरेन कंपनी क्या होगा सर? जो इंडियन कंपनी एक में रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि बाहर की भी विदेशी कंपनियां भी इंडिया में आके काम करती हैं। हम लोग बोलते हैं ये फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है ना? चलिए कंपनी का एग्जांपल देते हैं। एचयूएल का नाम सुने हैं आप लोग? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जानते हैं नाम आप लोग? क्या प्रोडक्ट बनाता है ये कंपनी? साबुन बनाता है। कौन सा साबुन? डव बनाता है, लाइफबॉय बनाता है। और बताओ ना, और क्या बनाता है सर? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है सर, लेकिन आपको पता है क्या हिंदुस्तान कहाँ की कंपनी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी है? बोलो। नहीं सर, एचयूएल इंडियन कंपनी नहीं है। नाम हिंदुस्तान जोड़ देने से, इंडियन जोड़ देने से इंडियन कोई नहीं हो जाता है। समझ गए क्या? नाम इंडियन जोड़ देने से या हिंदुस्तान जोड़ देने से कोई इंडियन नहीं हो जाता है। आया था आज से 250 साल पहले एक और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी था। नामवा जोड़ देने से भारतीय हो जाएगा, इंडियन बोल देने से। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है सर, बाहर की कंपनी है, यहां काम करती है। जैसा कि हमारे यहाँ की जो इंडियन कंपनियां हैं वो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है 2013 में, या उसके पहले कोई इंडियन कंपनी एक्ट था उसमें, और वो बिजनेस कहीं भी कर सकती हैं, मे बी आउटसाइड इंडिया। उसी प्रकार से बाहर की भी कंपनियां सर, रजिस्ट्रेशन कहीं और है उनका, इनकॉर्पोरेशन कहीं और हुआ है, लेकिन वो इंडिया में काम कर सकती हैं। समझ गए बात? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान नाम जोड़ देने से हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तानी होने के लिए आपका इनकॉर्पोरेशन, आपका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए, फिर आप बिजनेस जहां मन करे कीजिए। समझ गए बात? तो इंडियन कंपनी क्या होता है और फॉरेन कंपनी क्या होता है? इंडियन कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन जो है वो, या फॉर्मेशन जो है वो इंडिया में हुआ हो, बनी हो वो कंपनी इंडिया में, बिजनेस चाहे कहीं भी करे, मे बी इन इंडिया मे बी आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी को हम लोग इंडियन कंपनी कहेंगे। और अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन किसी कंपनी का आउटसाइड इंडिया हुआ है, चाहे किसी भी कंट्री में हुआ हो, लेकिन वो बिजनेस इंडिया में कर रही है, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी कहते हैं। क्लियर है बात? तो एक के बारे में जानो, दूसरी अपने से क्लियर। बोलो ना। तो अभी अभी क्या क्लियर किए? ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पे, भारतीय है कि भारतीय नहीं है, इस आधार पे कंपनियों को बांट लिए। खत्म हो गया सर। आइए तीसरा पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मिटाएं इधर का, इधर वाला तो लिख ही लिए होंगे आप लोग। आइए इधर का मिटा के आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जिसमें सबसे पहला कंपनी किसके बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को? कौन नंबर कंपनी हो जाएगा? 1 2 3 4 5वां नंबर है ना, होल्डिंग कंपनी। क्या होती है सर ये होल्डिंग कंपनी? ये होल्डिंग कंपनी क्या होती है? क्या होती है ये होल्डिंग कंपनी? आइए देखिए, ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहेंगे
जो किसी दूसरी कंपनी का 50% या उससे ज्यादा या तो शेयर या तो वोटिंग पावर, फिर से वही बात, शेयर और वोटिंग पावर वाला उसे पहले भी बताए थे, या तो शेयर या तो वोटिंग पावर। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो किसी दूसरे कंपनी का या तो शेयर या तो वोटिंग पावर अपने पास रखती है 50% से ज्यादा, तो ये कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। लॉजिक समझ रहे हो क्या? जैसे हमने कहा कि कंपनी ए है, ए लिमिटेड मान लो, और एक कंपनी है बी लिमिटेड, समझ रहे हो बात? एक ये कंपनी है और एक ये कंपनी है, लेकिन ए लिमिटेड कंट्रोल करता है, ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को। कितना कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल कितना कर रहा हो? 50% और मोर, 50% या उससे अधिक। 51% वाला हाल यहां नहीं है, यहां क्या है? 50%। 50% या उससे अधिक अगर कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, किस मामले में? तो दो मामलों में, शेयर्स और वोटिंग पावर। ये दोनों या दोनों में से कोई एक भी अगर 50% या उससे अधिक ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को, तो फिर सर ए लिमिटेड कंपनी जो है ये कहलाएगा होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाएगा? होल्डिंग कंपनी। और मजे की बात जानते हो, जिस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है बी लिमिटेड को, ये बी लिमिटेड कहलाएगा सब्सिडियरी कंपनी। तो ये भी क्लियर हो गया क्या? बोलो ना, मजा आया? बोलो, समझ ही नहीं आया? और किसी को कंफ्यूजन है जी? अरे ए लिमिटेड कंट्रोल करता है बी लिमिटेड को 50% से ज्यादा, तो ए लिमिटेड कहलाएगा होल्ड करता है इसको, ये होल्डिंग कंपनी है। और जिसको कंट्रोल करता है जिस कंपनी को, वो सामने वाली कंपनी कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, दैट्स इट। इतनी सी बात है। बोलो ना, क्लियर हो गया क्या? इसीलिए हम फिगर बना के समझाया, ऐसे थ्योरी में लिखवाते तो कम समझ में आता। बोलो, कोई दिक्कत? अभी क्लियर हो गया? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, बोलो ना। जैसे आप सभी को बता दें, आप सभी को बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल, जरा मजेदार एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना है क्या? फ्लिपकार्ट का नाम सुना है? फ्लिपकार्ट कंपनी इंडियन कंपनी थी, मैंने कहा थी, अभी भी है, कह सकते हैं। बट आप लोगों को मालूम है ना कि फ्लिपकार्ट कंपनी को किसी ने खरीद लिया? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट नाम की कंपनी ने खरीद लिया। ये वॉलमार्ट कंपनी है कहां का? अमेरिका का। रिटेल बिजनेस करने वाला एक कंपनी है, अमेरिका का बहुत बड़ा कंपनी है वॉलमार्ट। उसका नजर हमारे इंडिया के कंपनियों पर है, एक एक करके धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है। देखिए, फ्लिपकार्ट को कर लिया, अभी फोन पे को कर रहा है। फोन पे का 10% अभी हाल ही में खरीदा है। 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिलहाल हम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दे रहे थे। फ्लिपकार्ट कंपनी इंडियन कंपनी है, आप लोगों को मालूम है, लेकिन फ्लिपकार्ट कंपनी को वॉलमार्ट नाम की अमेरिकन कंपनी ने उसको खरीद लिया। जानते हैं कितना प्रतिशत खरीदा है? 100% नहीं खरीदा है, 77% ओनली। दिमाग देखिए कितना है सर, 77% खरीदने में भी लॉजिक है। क्यों? आप लोग को डिटेल में जब कंपनी पढ़ाएंगे और थोड़ा उसमें बताएंगे 77% से क्या फायदा है। बैठे हैं जो लोग टॉप लेवल पर ना, उनके पास दिमाग है, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, या डॉलर में, शायद डॉलर था या रुपया था। 1,00,000 करोड़ मतलब ये वैल्यू हमको पता है, 1,00,000 करोड़ वैल्यूएशन लगाया गया था। किसका? फ्लिपकार्ट कंपनी का। और 77% शेयर जो है वो खरीदा गया था वॉलमार्ट के द्वारा। 77% शेयर्स, यस सर। 100% नहीं खरीदा है वॉलमार्ट ने, 77%। तो जरा देखो, मान लो ये वॉलमार्ट कंपनी है और ये फ्लिपकार्ट कंपनी है, देख रहे हो? यहां नामों बदल देते हैं। लो, ये हो गया वॉलमार्ट और ये हो गया फ्लिपकार्ट।
वॉलमार्ट कंट्रोल कर रहा है फ्लिपकार्ट को। अब कितना परसेंट जानते हो? 77% फिलहाल। तो वॉलमार्ट कहलाएगा तुम्हारा होल्डिंग कंपनी और फ्लिपकार्ट कहलाएगा तुम्हारा सब्सिडियरी कंपनी। डेट्स इट, हो गया, इतनी सी बात थी। समझ गए बात? रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं। चलो एक और बताते हैं। तीसरा इसमें है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बाद एसोसिएट कंपनी। ये क्या होती है सर? तो कहता है कि देखो देखो ये तो तुम लोग समझ गए ना। कहता है कि अगर कोई कंपनी है जैसे वॉलमार्ट मान लो, और ये किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करता है, लेकिन कितना? तो यहां तो लिखा है 50% या उससे अधिक होगा तब तो सामने वाली सब्सिडरी और ये होल्डिंग कहलाने लगेगा। ठीक है, अगर 50% से ज्यादा कंट्रोल करता है तब तो सामने वाली कंपनी सब्सिडरी है। लेकिन अगर यही कंट्रोल 20% से लेकर के 50% के बीच हो, यही कंट्रोल 50% से अधिक नहीं बल्कि 20% से लेके अब 50% के बीच हो अगर, तो 20% से लेके 50% तक अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करता है, तो फिर सामने वाली जो कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी नहीं कहलाएगी बल्कि एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। कैसी कंपनी कहलाएगी? एसोसिएट। वो तो होल्डिंग ही रहेगा, एसोसिएट कंपनी। समझ गए सर बात? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? चलो सर, चलो देखो इधर जरा, इधर का लिख लिए होंगे आप लोग, हम मिटा सकते हैं क्योंकि लास्ट बचा है, लिख के खत्म कर देते हैं। लास्ट लिख देते हैं जल्दी से। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 1 2 3 4 5 6 7 कंपनियों के बारे में आप लोग जान गए। आइए 8वां कंपनी स्मॉल कंपनी के बारे में बताते हैं। स्मॉल कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ साइज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, स्मॉल कंपनी के बारे में और फिर लार्ज कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी क्या है जरा देखो। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? तो कहता है स्मॉल कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, और वो क्या क्राइटेरिया है? तो कहता है कि स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी हो सकती है। स्मॉल कंपनी इज ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। और आप लोग जानते हो पब्लिक कंपनी क्या होता है? कल पढ़ाए थे, याद है? बोलो। जिसमें कम से कम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। रही बात उनके शेयर्स वगैरह की बात, तो शेयर्स वो लोग मार्केट में इशू कर सकते हैं, उनका शेयर ट्रांसफरेबल भी होता है। ये सब बातें आप लोग ढेर सारा पढ़े थे कल। उन कंपनियों को छोड़कर बाकी जितने प्रकार की कंपनी है वो कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है। साफ साफ लिखा है, स्मॉल कंपनी या कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है, लेकिन कुछ और क्राइटेरिया बताया गया है। यहीं तक खत्म नहीं होता है, कुछ और क्राइटेरिया बताया गया है। कौन कौन सी क्राइटेरिया है स्मॉल कंपनी का सर? तो स्मॉल कंपनी के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, जैसे पेड अप कैपिटल, यानी वो लोग चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं चुकता पूंजी, यानी कितना चुकाएंगे पूंजी, कितना देंगे, कितना पेड करेंगे ऑनर्स जो उसके मेंबर्स हैं। तो पेड अप कैपिटल से संबंधित भी बताया गया है कि पेड अप कैपिटल जो है वो 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल जो बताया गया है वो 4 करोड़ रुपए से अधिक, डज नॉट एक्सीड, यहां लिख देते हैं डज नॉट एक्सीड। पहले ये 2 करोड़ रुपया था, यहां पर अभी अमेंडमेंट हो गया 4 करोड़ हो गया है। डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज। 4 करोड़ रुपया से ज्यादा
पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में शायद 10 करोड़ तक की बात की जा रही है कि इसका लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया जाएगा, क्योंकि आजकल छोटी मोटी कंपनियां भी बहुत ट्रांजैक्शन कर ले रही हैं। अभी हाल फिलहाल में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको चेंज किया गया है। पहले 2 करोड़ हुआ करता था, अभी 4 करोड़ हो गया है। समझ गए बात? बोलो ना। और फिर एक और क्राइटेरिया बनाया गया है स्मॉल कंपनी की पहचान करने के लिए, जो है टर्नओवर। टर्नओवर कि एक साल में टर्नओवर कितना कर सकती है, अपना सेल्स कितना कर सकती है। ये तो कैपिटल की बात हो गई, पूंजी की बात हो गई। टर्नओवर की बात, सेल्स की बात कर ले, बिजनेस कितना करेगी। तो कहता है कि टर्नओवर जो है डज नॉट एक्सीड, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने रुपए से? ₹40 करोड़। पहले 2 और 20 करोड़ हुआ करता था, अब 4 और 40 करोड़ हो गया है। पहले क्या था छोड़ो, अभी का देखो। समझ गए बात? एक स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 करोड़ रुपया के नीचे है तब ठीक है, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। उससे बड़ी हो गई तो फिर वो स्मॉल कंपनी ना होकर क्या कहलाएगी? लार्ज कंपनी। अगर उस कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है तो ठीक है, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। अगर ज्यादा हो गई तो अपने आप लार्ज कंपनी कहलाएगी। समझ गए बात? और अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो अपने आप लार्ज कंपनी कहलाएगी। समझ गए बात? क्योंकि स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनियां जो होती हैं वो होती हैं स्मॉल कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ऑटोमेटिक वो लार्ज कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, है कि नहीं? तो सर मालूम है क्या लार्ज कंपनी को कैसे परिभाषित किया गया है? लार्ज कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं है, यही डिफाइन किया गया है। यस, लार्ज कंपनी हेडिंग बना के यही बताया गया है। लार्ज कंपनी क्या है? लार्ज कंपनी इज वन विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, विच इज नॉट अ लार्ज कंपनी। वो कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका किताब कहता है और सब जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, लॉ में भी ऐसे ही लिखा है। पेड अप कैपिटल माने चुकता पूंजी, माने कितना कैपिटल मेंबर्स जो है उसके पेड कितना करेंगे बिजनेस में, कैपिटल कितना लगाएंगे। कैपिटल जैसे हम ऑनर है, मेंबर है, तो हम कैपिटल लगाएंगे ना बिजनेस में। तो जो भी मेंबर्स होंगे बिजनेस के, जो भी मेंबर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो कितना पूंजी बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। समझ के बाद? उससे ज्यादा कैपिटल हम नहीं लगा सकते। उससे ज्यादा बड़ा लगाएंगे तो फिर लार्ज कंपनी कहलाएगी, स्मॉल कंपनी नहीं रह जाएगी वो। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आज कंपनियों का अच्छा डिस्कशन चला और टाइप्स ऑफ कंपनी आप पर लोगों ने बहुत डिटेल में समझा होगा। तो चलिए मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।